बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 20 रिलेटेड टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसकी बेस को डिस्कस किया था और उसके साथ हमने ये बताया था कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल जो है वो क्यों दिया और उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते हुए किस किस्म की चीज़ें ली। थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। हमने ये डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कोएग्जिस्टेंस को एटम के अंदर शो करने के लिए किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी और उसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस थी जिसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए थे, बड़ी तेज़ी से डाले थे और उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। उसकी 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी। पहली ऑब्जर्वेशन उसकी जो थी दैट इज़ रिलेटेड टू जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने एटम के अंदर डाले थे मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड, बग़ैर किसी जगह पर मुड़े हुए वहाँ से गुजर गए थे। दूसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी तकरीबन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कुछ जो हैं वो फेयरली लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे और कुछ जो हैं वो छोटे छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होकर आ रहे थे। इसके साथ उसने कहा था कि चंद एक पार्टिकल फ्यूवर बाउंस बैक, कुछ ऐसे हैं जो कंप्लीट वापस आ गए हैं, टकराते हैं किसी चीज़ के साथ और वापस मुड़ जाते हैं। ये चंद एक ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड की। उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर रदरफोर्ड ने कुछ रिज़ल्ट कंक्लूड किए, कुछ रिज़ल्ट्स निकाले, उनको देख लेते हैं। रिज़ल्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो डायग्राम आपके सामने है दैट वाज प्लम पुडिंग मॉडल। अगर आपको याद हो तो प्लम पुडिंग मॉडल कुछ इस किस्म का था। अब प्लम पुडिंग मॉडल के मुताबिक प्लम पुडिंग मॉडल, ये हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल। अब जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके मुताबिक जो उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कोएग्जिस्टेंस को शो करते हुए एटम का जो स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करके हमें दिया वो कुछ इस किस्म का था। उसने कहा कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव चार्जेस के गिर्द मुसलसल घूमते चले जाते हैं कॉन्टीन्यूसली। यानी ये वाला जो मॉडल अब मैंने यहाँ ड्रॉ किया दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये हमारे पास रदरफोर्ड्स का मॉडल था। उसने एटम का मॉडल कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया जिसमें उसने कहा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टीन्यूसली, मुसलसल घूमता फिर रहा है। ये इसका एक पहला ऑब्जर्वेशन। अब इसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उसने जो रिजल्ट्स देखे इसको देख लेते हैं। रिजल्ट हमारे पास पेज नंबर 32 पे तकरीबन 7 रिजल्ट्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग क्वेश्चन। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे ताकि ये चीज़ जो है वो हमारे पास क्लियर हो जाए। पहली बात जो रदरफोर्ड ने हमारे साथ डिस्कस की वो ये कहता था मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज़ एम्प्टी। ज़्यादातर हिस्सा जो एटम रखता है वो खाली है। कैसे पता चला उसे खाली है? क्योंकि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर पास्ट। बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो गुजरते जा रहे हैं। किसी चीज़ में से अल्फ़ा पार्टिकल उस वक्त ही गुजरेंगे जब वो खाली होगा। बिलफर्ज अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एटम है इस तरह से और आपने उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करवा दिए तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल गुजर रहे हैं। क्यों अल्फ़ा पार्टिकल गुजर रहे हैं? क्योंकि उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या है? खाली है। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, इसी वजह से तो उसके अंदर से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो पास हो जाते थे। करीबन 20,000 के करीब उसने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्ड करवाई थी और उसमें से उसने ये ऑब्जर्वेशन की कि ये तो गुजरते जा रहे हैं। जब उसने रिजल्ट कंक्लूड किया तो उसने कहा जी कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है, एटम जो हिस्सा अपने अंदर रखता है वो मोस्टली एम्प्टी है, खाली है, तभी उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल गुजरने की शरह जो है वो ज़्यादा है। Second point, deflection of few particles prove that center of atom is positive charge। वो कहते हैं कुछ पार्टिकल का डिफ्लेक्ट हो जाना, मुड़ जाना, इस बात का सबूत देता है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर मौजूद है। इसने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाला कोई सेंटर है जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स जो हैं
वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको पता कैसे चला कि ये सेंटर या फिर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। देखो बेटा, जो आपको मैंने हीलियम पार्टिकल्स बताए थे दैट वर, वो क्या था, वो हमारे पास हीलियम के पॉजिटिव चार्जेस थे। हीलियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और अगर यही हीलियम यहाँ से हम डालते हैं और ये आके टकराता है इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज रिपेल दिस पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा और ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आगे बात समझ में। इसलिए उसने कहा था कि डिफ्लेक्ट होने वाले चंद पार्टिकल इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं, इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं कि एटम के अंदर सेंटर में जो चीज़ मौजूद है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है जी, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का पता उसे इस तरह से चला क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव था। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स एटम के अंदर जाते थे और जिस जगह से टकरा के वापस आ रहे थे वो मोस्टली सेंटर वाला हिस्सा था, यानी ऊपर नीचे से इतने ज़्यादा एलिमेंट पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक नहीं होते थे, ज़्यादा सेंटर वाले हिस्से से टकराते और वापस आ जाते। तो उसने कहा ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, जिसकी वजह से ये बाहर से आने वाले पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर रहा है और इनको वहाँ से गुजरने नहीं दे रहा। पहला पॉइंट ये था कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, तभी तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स गुजर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि सेंटर ऑफ एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एटम जो है वो डेंस एंड हार्ड, वजनी है और सख्त है। ठीक है, समझ में आ गई बात, डेंस एंड हार्ड। द पॉइंट नंबर 3 था ये हमारे पास। फोर्थ क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। वो कहते हैं जो न्यूक्लियस का साइज है ना वो एटम के अपने साइज से बहुत छोटा है। ले जी, अब ये उसने कैसे प्रूव किया, क्योंकि जो बाउंस बैक होकर वापस आने वाले पार्टिकल्स थे उनकी तादाद सीधे गुजर जाने वाले पार्टिकल्स की तादाद से बहुत कम थी। तभी उसने कहा जो सीधे गुजर कर जा रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। वजह ये थी कि सीधे गुजर कर जाने वाले पार्टिकल्स के पास जगह बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो मुसलसल और कॉन्टीन्यूसली वहाँ से गुजरते जा रहे हैं। और जो बाउंस बैक होकर वापस आ रहे हैं वो किसी ऐसी जगह से बाउंस बैक होकर वापस आ रहे हैं जिसका साइज एटम के टोटल साइज से क्या है जी, छोटा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता तो हमें फ़ायदा क्या हो जाना था, तो फिर तो कोई भी अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होकर वापस ना आता। क्यों ना आता, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर जाते और नेगेटिव चार्जेस उनको लेकर आगे चला जाता। इस वजह से उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज़ रिवॉल्व, वो घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तभी तो उसके इर्द गिर्द में से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल जो है वो सारे आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई हिंड्रेंस नहीं मिल रही, कोई रुकावट नहीं मिल रही। अगर अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उनको अट्रैक्ट करके वहाँ से पास करवा रहा है। लेकिन सेंटर पर आके ही वो क्यों रुक जाते थे, क्योंकि सेंटर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था और बाहर से आने वाले अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को बाउंस बैक कर देते हैं और वहाँ से रिपेल होकर वापस आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एटम इज होल न्यूट्रल। एटम इज होल न्यूट्रल का मतलब ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको हमने बड़े ध्यान से देख लेना है कि एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों होते हैं। एटम इज होल न्यूट्रल बिकॉज देयर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। हर एटम के अंदर अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एटम न्यूट्रल है और उसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन कम हो। बेसिकली न्यूट्रल का मतलब हम लेते हैं ज़ीरो चार्ज। किसी भी एटम के ऊपर बज़ाहिर कोई चार्ज ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एटम न्यूट्रल है। देयर इज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या है जी, बराबर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद वो कहते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं
वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। हमारे लेवल तक तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी 100 और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। चूँकि हमारा ज़्यादा काम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के साथ होता है और फंडामेंटल या बेसिक पार्टिकल्स भी यही होते हैं, इस वजह से हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और उनको नाम दिया जाता है जी न्यूक्लियॉन्स। NuCleons, न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज़ न्यूक्लियॉन्स, ये आपने क्वेश्चन लिखना है। All the particles except electron present in nucleus, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एटम का हर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के अलावा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियॉन्स कहलाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। इसको एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जिसमें उसने सबसे पहले प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था कि ऐसा नहीं है जैसा कि प्लम पुडिंग के जे थॉमसन ने हमें बताया। उसका जो मॉडल था उसके मुताबिक एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन मुसलसल घूम रहा है। ठीक है जी, एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है यानी न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मुसलसल घूमता जाता है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनता था। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर हमें कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करके दिए। उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग पहली बात ये थी कि एटम का मोस्टली हिस्सा जो है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। इस बात का सबूत उसने इस तरह से दिया कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से गुजर गए। फिर उसने कहा कि कुछ एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल जो बाउंस बैक हो रहे हैं या डिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि आपके पास सेंटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है। हार्ड एंड डेंस उसने क्यों कहा, उसने कहा जी कंप्लीट रीबाउंसिंग। ये जो हार्ड और डेंस वाली बात है ये आपको पॉइंट नंबर 3 में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कंप्लीट रीबाउंसिंग, मुकम्मल तौर पर वापस आ जाना, किसी चीज़ के साथ टकराना और झटके के साथ वापस आ जाना, वो इस चीज़ का सबूत दे रहा है कि एटम जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डेंस वजनी है एंड हार्ड और बहुत ही ज़्यादा सख्त है। इसीलिए तो वो मुकम्मल तौर पर अल्फ़ा पार्टिकल को वापस भेज रहा है। फिर उसने कहा कि चंद एक एलिमेंट का रिफ्लेक्ट हो जाना, चंद एक एलिमेंट का रिफ्लेक्ट हो जाना इस बात का सबूत देता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, जो कि टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत कम है। यानी वॉल्यूम, अगर हम एटम का टोटल वॉल्यूम ले लें तो वो ज़्यादा है, और अगर हम न्यूक्लियस का वॉल्यूम लें तो वो क्या है जी, हमारे पास बहुत ही छोटा है। इसीलिए हमारे पास कम अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो बाउंस बैक होके वापस आ रहे थे। देन उसने कहा जी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। एटम होल न्यूट्रल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो बराबर होती है। फिर लास्ट पॉइंट में हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉन के अलावा हर वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्लियर। अच्छा बेटा, यहाँ एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि न्यूक्लियस का वर्ड जो है वो रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा था सेंट्रल पार्टिकल जो हार्ड एंड डेंस है हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने कहा कि सेंटर में वो हिस्सा जो हार्ड एंड डेंस है और पॉजिटिव चार्ज का हामिल है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इससे पहले हमें न्यूक्लियस का टर्म या न्यूक्लियस की टर्म जो है वो किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। क्लियर हो गया। और न्यूक्लियॉन्स के बारे में भी आपको रदरफोर्ड ने क्लियरली कह दिया कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। किसमें? न्यूक्लियस में। किसके अलावा? इलेक्ट्रॉन के अलावा। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जी न्यूक्लियॉन्स। आज का आपका जो होम टास्क है वो ये है कि आपने रदरफोर्ड का मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रॉपरली लिखना है। कैसे लिखना है? लेक्चर नंबर 19 जो है उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। दैट वाज एक्सपेरिमेंट, वो आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और आज का जो आपका टॉपिक था ये है हमारे पास रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके रिजल्ट्स क्या थे।
ये रिजल्ट्स किस ऑब्जर्वेशन की बेस पे है ये आपको पिछला आर्टिकल बताएगा, इसलिए आपने इन दोनों को क्लियरली लिख लेना है और साथ ये वाली डायग्राम जो है वो अपनी नीट नोटबुक पे बना लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बेसिस में बनेगा व्हाट इज़ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस क्या कहलाएंगे, कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्लियर हो गया 9th क्लास? ओके बेटे, गुड लक एंड थैंक यू।